मटेरियल कॉस्टिंग चल रहा था अपना, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कितने कंसेप्ट कर लिए? 4 कंसेप्ट इस पे कर चुके हो, ठीक है। सबसे पहले लैंडिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हेन वी से मटेरियल, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। तो मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए 3 E's चाहिए, इकोनॉमिक, इफेक्टिव, एफिशिएंटली, ठीक है। ये 3 E's है टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल। प्रॉपर वे में बेस्ट प्राइस में प्रोक्योर करो, उसको प्रिजर्व करो एंड देन यूज करो। क्लियर है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो ये 3 E's था। देन मटेरियल जब अपन परचेज करते हैं तो उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं लैंडिंग प्राइस, राइट। किस कॉस्ट पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे? तो जिस स्टेज पे आपने परचेज किया वहां से लेके स्टोर तक आने तक जितना भी कॉस्ट लगता है वो मटेरियल का कॉस्ट में ऐड होगा। एक्सेप्शन थे, सर्टेन कॉस्ट नहीं ऐड होगा, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, एबनॉर्मल लॉसेस, रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। ये सारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिफंडेबल कंटेनर, वो भी तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बाकी सारी चीजें मेरे को ऐड कर दो तो मेरे को कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मटेरियल। देन वी कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेसिकली एक बार में हमें कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए, दैट इज ईओक्यू, राइट। एंड एट ईओक्यू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, at EOQ ordering cost is equals to carrying cost, ठीक है। That's why we follow EOQ, ROQ follow नहीं करते। EOQ ने हमें एक फॉर्मूला बताया जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर साइज निकाल सकते हैं, दैट इज रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाय C। A means annual requirement, O means ordering cost per order, C means carrying cost per unit per annum, right? Then if आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तब आप क्या करोगे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जितना बार आप ऑर्डर करोगे साल में, मल्टीप्लाई बाय एक बार ऑर्डर करने में कितना पैसा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। देन टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ ईओक्यू, हाफ ऑफ ईओक्यू। क्लियर है ये चीज? देन टोटल कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? लैंडिंग प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ईओक्यू और आरओक्यू पे क्वेश्चंस देखा था हमने। देन इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए एक तरीका था स्टॉक लेवल्स। तो स्टॉक लेवल्स में हमने मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, बफर स्टॉक, ये सारी कहानियां सीखा था, राइट। तो डिस्कस करते हैं मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। दैट वाज माय मैक्सिमम लेवल। देन मुझे मिनिमम लेवल निकालना है तो आरओएल, यस, आई आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो मिनिमम लेवल आ जाएगा। एवरेज लेवल सबसे पहले मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, सेकंड ईओक्यू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू, ठीक है। देन तीसरा था हाफ ऑफ ईओक्यू। क्लियर है ये चीज? देन डेंजर लेवल एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कैसे निकल रहा था? रीऑर्डर लेवल मिनिमम प्लस ईओक्यू, minimum plus average consumption rate plus into the average order period. Minimum plus average consumption rate into the average. दो तरीका था रीऑर्डर लेवल निकालने का।
वर्स्ट केस सिनेरियो एंड बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था? वर्स्ट केस maximum consumption into maximum reordered period, that is the worst scenario. best case में minimum level plus average consumption into average reorder days या reorder period. क्लियर है? इस तरीके से reorder level निकलता था। बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक के लिए कोई तरीका नहीं है, क्वेश्चन जैसे बताएगा वैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। देन लास्ट क्लास में हमने स्टॉक लेजर या स्टोर लेजर बनाना सीखा था। स्टोर लेजर के लिए फीफो, लिफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, राइट? फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। लिफो यूज में नहीं आता है, ES2 मना कर देता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी होंगे वो फीफो या फिर वेटेड एवरेज में होता है, राइट? उसमें आपने ये सीखा कि फीफो में जो सबसे पहले आया वो ही सबसे पहले इश्यू होगा। वेटेड एवरेज में एवरी टाइम यू मेक अ न्यू परचेज तब आपका प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाएगा, प्राइस पर यूनिट क्लोजिंग में जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? देन कुछ नया चीज वहां पे आपने सीखा, एक था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को कैसे प्रेजेंट करते हैं इन स्टोर लेजर। नॉर्मल लॉस के लिए जस्ट वो क्वांटिटी से माइनस होगा, वैल्यू वाइज कुछ भी माइनस नहीं होगा। वेयर इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस उसको नॉर्मल इशू के कॉलम में दिखाते हैं कि कितना क्वांटिटी, रेट एंड दैट्स इट। ठीक है? फिर एक था परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जब करोगे तो वो भी इशू के कॉलम में आएगा। बेसिकली जिस रेट में खरीदा था उसी रेट में वो वापस चला जाएगा, राइट? देन फिर एक था रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न। रिप्लेसमेंट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज अ न्यू मटेरियल, उसको बाद में इशू करोगे, पहले जो पुराना वाला है वो इशू होगा, राइट? देन रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट इज नॉट अ न्यू इशू, न्यू रिसिप्ट, इट इज अ ओल्ड रिसिप्ट। जो पहले हमने इशू कर दिया था वो हमें मिल रहा है, तो जब आप इशू करोगे तो सबसे पहले जो ये डिपार्टमेंट से रिटर्न आया वो इशू होगा, उसके बाद में नया वाला होगा। देन एक था इंटर ट्रांसफर बिटवीन द डिपार्टमेंट, तो उसमें स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं करोगे। इतना सारा चीज आपने स्टोर लेजर में सीखा था। इज इट क्लियर? तो मेजरली मटेरियल में ये सभी कवर्ड होता है। अब और कुछ तरीके थे कंट्रोल करने का, दैट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो ऑलरेडी आपने क्लास 12 रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में मिलता है आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नाम से क्या पता चल रहा है? इन्वेंट्री का रिलेशन विथ अवर टर्नओवर, है ना? कि कितना बार इन्वेंट्री फटाफट टर्नओवर हो रहा है। मतलब हमने खरीदा, यूज हो गया, फिर खरीदना पड़ा, यूज होना, खरीदना, यूज होना, मतलब कितना बार आपके बिजनेस में इन्वेंट्री रोटेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई से इन्वेंट्री, व्हेन आई से टर्नओवर, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू। रेशियो का मतलब होता है कुछ न्यूमरेटर में होगा और कुछ डिनोमिनेटर में होगा, राइट? अब टर्नओवर बाय इन्वेंट्री रिलेशन बन गया, ठीक है? रेशियो बन गया ना। रेशियो पूछा है तो मतलब एक न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर में होगा, तो टर्नओवर ऊपर में, नीचे इन्वेंट्री। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट वेयर एज टर्नओवर इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों का रिलेशन हो ही नहीं सकता। सेलिंग प्राइस का रिलेशन कॉस्ट के साथ कैसे बैठाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को कॉस्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक सेल्स, वी विल टेक कॉस्ट ऑफ, सिंस इट इज अ फैक्ट्री हम कुछ सेल्स नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सेल फिनिश्ड गुड्स होता है, यहां हम मटेरियल यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट? तो वी विल टेक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में आप लोग बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ट्रेडिंग बिजनेस होता है वी यूज द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सिंस इट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है? हम सेल कुछ नहीं कर रहे, हमने कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कर लिया या कंज्यूम कर लिया। क्लियर है ये चीज? देन नीचे में है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री साल के शुरू में भी होता है, साल का एंड में भी होता है, और पूरा साल चेंज होता रहता है। कौन सा इन्वेंट्री लूं? ओपनिंग स्टॉक लूं या क्लोजिंग स्टॉक? पता नहीं है, ओपनिंग ले या क्लोजिंग ले, कंफ्यूजन है। देन दैट्स व्हाई उन्होंने बोला एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, दैट्स व्हाई एवरेज स्टॉक आया यहां पे। ठीक है?
अब सीखना था ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वहां पे भी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में आप लिखते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यही है। कैसे निकलता है, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस और कितना आपने परचेज किया, नेट परचेजेस दैट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस परचेज करने में जो खर्चा लगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये टोटल मटेरियल आपके स्टोर में था माइनस अभी भी कितना पड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है। इज इट क्लियर, दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा एवरेज स्टॉक आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ये तो हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना टाइम्स या कितना बार इन्वेंट्री रोटेट होता है। बट क्वेश्चन में हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने दिनों में या कितने महीनों में हमारा इन्वेंट्री रोटेट होता है, राइट। कितना दिन लगता है, एक बार आपने इन्वेंट्री परचेज किया तो ऑन एन एवरेज कितना दिन में आपको फिर से नया परचेज करना पड़ेगा, या फिर इन मंथ्स भी पूछ सकता है, राइट। उसको हम लोग बोलता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोलते हैं उसको, राइट। अब ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बोले तो कि कितना दिन, जब भी वो डेज में पूछेंगे तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑन एन एवरेज कितना दिन तक आपको होल्ड करना पड़ता है फिर नया परचेज करना होता है। एंड इफ आपसे मंथ्स में पूछा तो 12 बाई ITR, 12 बाई ITR। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, मतलब उतना ज्यादा बार आपका इन्वेंट्री रोटेट हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अच्छी बात है। जितना कम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा आपके फैक्ट्री के लिए क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब या तो हमारे पास डिमांड नहीं है, या हम लोग हमारे इन्वेंट्री का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहे, या हम हमारे फैक्ट्री का ऑप्टिमम कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहे। क्लियर है, कुछ ना कुछ इश्यू है। तो दैट्स वाई इन्वेंट्री में जितना तुम्हारे हाथ में होगा, जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बड़ा होगा उतना अच्छी बात है। क्लियर है, ये समझ में आया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। किसी को भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हाई है उतना अच्छा है। वाई, मटेरियल फटाफट मूव कर रहा है, हम खरीदते हैं यूज हो जाता है, खरीदते हैं यूज हो जाता है, राइट, कंज्यूम कर लेते हैं। वेयर इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है, बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब मटेरियल पड़ा ही रहता है, तो यानी हमारा कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। इज इट क्लियर, मटेरियल आपका स्लो मूविंग हो चुका है, कोई दिक्कत। तो दैट वाज माय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके थ्रू भी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इन्वेंट्री को जज करते हैं कि कौन सा इन्वेंट्री मेरे लिए फास्ट मूविंग है, कौन सा इन्वेंट्री मेरे लिए स्लो मूविंग है, राइट। या फिर हमारे बिजनेस में हम प्रॉपरली इन्वेंट्री को यूज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द रेशियो, नॉट एवरी टाइम लेवल्स बट समटाइम्स यूजिंग द रेशियोज ऑल्सो। क्लियर है, ये एकदम बेसिक सा ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर में ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन है भी नहीं, इजी सा पार्ट है, बहुत रेयरली कभी कभार पूछ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, 10 भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11।
2.43। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सारा डेटा क्वेश्चन में दे दिया, आपको तो बस निकालना है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, राइट। परचेज ड्यूरिंग द ईयर बता दिया, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। फटाफट निकालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू, यस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू cost of material consumed divided by एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल गया होगा तुम्हारा, कैलकुलेटर में निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक 90,000 प्लस परचेजेस 270 माइनस 1,10,000 2,50,000। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 1 लाख, तो 2.5 टाइम्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है। क्लियर है। नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, मतलब क्या निकालना है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। डेज में निकालने बोला है, 365 डिवाइडेड बाय ITR, यानी एक बार खरीदने के बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री कब चाहिए, 146 डेज। बाप रे, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ज्यादा होना चाहिए था, ये तो बहुत कम है, काफी समय लग रहा है, राइट। इन्वेंट्री रेशियो ज्यादा होना चाहिए था आपका। नेक्स्ट करो 11, क्लियर आउट।
नंबर 11 के अंदर नॉर्मल आईटीआर निकाला आपने दोनों का अलग अलग, उसके बाद आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना भी है, ठीक है, क्योंकि देखो आपसे क्या पूछा है, फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम, एआई यूज करके मत दे देना, आजकल क्या आता है चैट जीपीटी, हाँ ठीक है। फॉरवर्ड योर कमेंट्स का मतलब है कि आपको बताना है कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो मूविंग है, तो बेसिकली आपको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, मटेरियल ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स आ रहा है और मटेरियल बी का कितना आ रहा है 2.5, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है, यानी 52 डेज अप्रोक्स रिफिल ही करना पड़ेगा तुमको, पॉइंट में तुम चल ही नहीं सकता, 52 डेज तक ही तुम्हारा इन्वेंट्री चलेगा, फिर तो रिफिल ही हो जाता है, पूरा दिन चलेगा ही नहीं, तुम्हारे पास उतना इन्वेंट्री होगा ही नहीं, राइट, इसलिए नीचे गया। तो 52 डेज अप्रोक्स और यहाँ पे 146 डेज आ रहा है, राइट, तो कौन सा बेटर है, बेटर तो क्या पता भाई, आप बेटर और खराब कैसे बोल सकते हो, आप बस ये बोल सकते हो कि मटेरियल ए फास्ट मूविंग है और मटेरियल बी स्लो मूविंग है, क्या पता आपका नीड ही वैसा हो, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसमें मटेरियल ए सबसे ज्यादा लगता हो, मटेरियल बी सबसे कम लगता हो, तो खराब और बेकार अच्छा का कुछ नहीं है डेफिनेशन यहाँ, वी कैन ओनली से मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग वेयर मटेरियल बी इज स्लो मूविंग। हाँ वैसे ही वैसे ही देखो, तो नॉर्मल आपने निकाला आईटीआर, देन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यहाँ पे किसी को डाउट, अप्रोक्स जहां जहां कॉस्टिंग में आप डेसिमल्स का कुछ भी राउंडिंग ऑफ करोगे, यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग द वर्ड अप्रोक्स, बिकॉज कभी कभी आईसीआई ज्योतिष विद्या पे भी बिलीव करता है, अरे यार डेसिमल की वजह से पूरा मार्क्स काट देता है, एक दो इंसिडेंस ऐसा हो रखा है जो नहीं काटना चाहिए, बाकी तो उनसे कहाँ डिबेट कर सकेंगे अपन। तो कंक्लूजन क्या, सिंस आईटीआर इज हायर फॉर मटेरियल ए एज कंपेयर टू मटेरियल बी, देयरफॉर मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू मटेरियल बी। हम्म, ज्यादा है ना उसका, 7 टाइम्स है, इसका 2.5 टाइम्स है, यानी 7 गुना, 7 बार मेरा इन्वेंटरी फटाफट रोटेट हो रहा है पूरे 365 डेज को देखो तो, और वही मेरा मटेरियल भी सिर्फ 2.5 टाइम्स। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अभी देखो एक थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, हाउ यू प्रोक्योर मटेरियल इन योर फैक्ट्री। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मटेरियल खरीदना, राइट। अब ये मटेरियल खरीदने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बोलो या टॉप मैनेजमेंट बोलो, उनको जितना प्रोडक्ट बनाना होता है, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, उसके लिए उन लोग सेट स्टैंडर्ड बनाता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिएगा, फिर ओवरऑल हमें कितना बनाना है उस हिसाब से कैलकुलेशन बैठाता है कि हमें इतना मटेरियल लगेगा एंड ऐसे ऐसे बनना चाहिए, फिर उन लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि प्रोडक्शन वाले मेरे को तेरे से ये मेरा स्टैंडर्ड है, इतना यूनिट्स मेरे को बना के दे। अब प्रोडक्शन वाला बनाना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन वाला जब बनाना स्टार्ट करेगा तो उसको चाहिए रॉ मटेरियल, इफ उसके पास पहले से पड़ा होगा तो वो यूज कर लेगा, नहीं होगा तो वो दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा, स्टोर वाले के पास,
क्योंकि मटेरियल कहां पड़ा रहेगा, स्टोर के पास, तब वो कहां जाएगा, स्टोर वाले के पास जाएगा, भाई मेरे को मटेरियल दे, राइट। अब स्टोर वाला जितना मटेरियल पड़ा होगा देख के उसको दे देगा, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होता है, नहीं होता है, कभी देखा मेडिसिन स्टोर में जाते हो, तुम मेडिसिन मांगते हो, जो मेडिसिन नहीं तो हम लोग सीधा डायरी में लिख लेते हैं, और डायरी में लिख के होता क्या है, ऑर्डर प्लेस होता है। फ्यूचर में क्या पता चलता है कि इसका मतलब मेरे पास वो मेडिसिन नहीं है, एक नया कोई कस्टमर आ गया तो मैं उसको क्या दूंगा, राइट। तो उन लोग इसीलिए वो मेडिसिन लिख लेते हैं कि अच्छा ये स्टॉक खत्म हो चुका है, या फिर इसका सिर्फ एक पत्ता बचा है, अब हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो स्टोर वाला क्या करता है, जब प्रोडक्शन वाला आता है और उसके पास मटेरियल नहीं होता तब वो किसके पास चला जाता है। अब स्टोर वाला आदमी कोई दूसरा काम करेगा क्या स्टोर छोड़ के, या वो मार्केट में निकल जाएगा गुड्स खरीदने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए। फैक्ट्री में आपका अलग से एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, स्टोर वाला परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई साहब मेरे स्टोर में ये सामान नहीं है, आप लोग मार्केट से खरीद के मुझे लाके दो। उसका काम मार्केट में जाके खरीदना नहीं है, उसका काम है परचेज वाले तक ये बात पहुंचा देना कि मेरे पास स्टोर में खत्म हो चुका है, बाद में मुझे मत बोलना प्रोडक्शन रुक गया तो। इज इट क्लियर। और प्रोडक्शन वाला स्टोर को पहले ही बोल देते मुझे ये सब चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आया हुआ है, इतना मटेरियल चाहिए मुझे, सो दैट आई कैन मेक द फिनिश्ड यूनिट्स, ठीक है, मैं फिनिश प्रोडक्ट बना सकूं। दिस इज द प्रोसेस। टॉप मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन जाता है स्टोर वाले के पास, स्टोर वाला जाता है परचेज वाले के पास, राइट। अब परचेज वाले को आ गया ऑर्डर, बोलता ठीक है भाई खरीद के देता हूं, तो वो ऐसे डायरेक्टली तो खरीद के देगा नहीं ना, क्या पता परचेज डिपार्टमेंट में जो आदमी बैठा है उसको जो सामान चाहिए उसने अपने रिलेटिव से हाई वैल्यू में खरीद के दे दिया, फ्रॉजरी भी तो हो सकता है। और हाई वैल्यू में आप खरीदोगे तो कॉस्ट महंगा, कॉस्ट महंगा मतलब प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम हो सकता है लॉस में भी चले जाए, तो मैनिपुलेशन हो सकता है ना ऐसा। हम देखते हैं ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से हम बचे कैसे, ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए वो कम से कम 3 बिडर को अपॉइंट करता है, 3 बिड्स मंगवाता है, कम से कम 3 बायर्स होने चाहिए, सेलर होने चाहिए, जिससे वो कोटेशंस मंगवाएगा, राइट। उसमें से जिसका बेस्ट कोटेशन होगा, ठीक है, वो कोटेशन वो सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस करता है। देखा है ना बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में डायरेक्ट अलॉट हो जाते हैं क्या, प्रोसेस तो दिखाना पड़ता है ना भाई, आप भी अप्लाई करो, आप भी अप्लाई करो, आप भी अप्लाई करो, वो बात अलग है, फिक्स है अंडर द टेबल किसको अलॉट होने वाला है, बट वो जेन्युइनिटी तो दिखाना पड़ता है ना कि समथिंग देयर इज नो फिशी, राइट। तो फिर वो परचेज वाला क्या करता है, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल देता है कि हम लोग को इतना इतना मटेरियल चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड सेलर है वो हम लोग को कोटेशन भेजो विद क्वालिटी सैंपल्स एवरीथिंग जो भी है, राइट। तो वो क्या करते हैं, फिर सेलर अपना कोटेशन भेजते हैं, ऑन दैट कोटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोटेशन परचेज डिपार्टमेंट एक सेलर को सिलेक्ट कर लेता है कि आपका क्वालिटी भी अच्छा है, आपका प्राइस भी अच्छा है, हमारे लिए परफेक्ट है। तो परचेज डिपार्टमेंट उसको सिलेक्ट करके उससे क्या ले लेता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है। क्लियर है, ऑर्डर प्लेस किया। अब समटाइम्स ऑर्डर के साथ सेलर ये भी बोल सकता है कि 50% एडवांस चाहिएगा, उसके बाद ही मैं ऑर्डर डिस्पैच करूंगा, राइट। क्लियर है। तो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो एक पेपर में नॉर्मल होगा, फिर ये जो सेलर है इसको एडवांस चाहिए तो एडवांस मिल जाएगा, एंड मटेरियल भेज देगा। मटेरियल जब भेजेगा फैक्ट्री में कहां आएगा वो मटेरियल, स्टोर के पास ही आएगा डायरेक्ट। मटेरियल कहां पड़ा रहता है, स्टोर में पड़ा रहता है। तो सेलर ने क्या किया, गाड़ी में मटेरियल भेजा, यहां पे स्टोर वाला उसको रिसीव करेगा। जब वो रिसीव करेगा उसका कंफर्मेशन वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देगा कि भाई साहब आपको जो परचेज बिल मिला है, हमारे लिए तो परचेज हुआ, तो आपको जो परचेज बिल मिला है उसके अकॉर्डिंग ये लीजिए मेरा गुड्स रिसीव्ड नोट, मेरे को इतना इतना गुड्स मिल चुका है। इज इट क्लियर। फिर परचेज वाला क्या करेगा, प्रॉपर वे में बचा हुआ पैसा उसको डिसबर्स कर देगा। क्लियर है। कल को कोई चीज पसंद नहीं आया या खराब क्वालिटी का या टूटा फूटा है तो स्टोर वाला फिर से परचेज कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई साहब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया है उसको, अब आप लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो रेज करना है कर लेना, डिफरेंस अमाउंट का जो भी अकाउंटिंग करना है कर लेना, मेरे को स्टोर में नहीं चाहिए था, इट वाज नॉट अप टू द क्वालिटी, तो मैंने वापस सेलर को दे दिया। इज इट क्लियर। दिस इज द ओवरऑल मटेरियल प्रोक्योरमेंट।
एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से होता है, बिकॉज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल का जो वर्क है, हर एक इंडिविजुअल बैठा हुआ है, कोई एक अकेला इंसान सारा काम नहीं करता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? दैट वाज मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर। इसीलिए आपने जब फीफो लिपो वाला जब क्वेश्चंस किया था तो वहां पे सर्टेन नोट मिल रहे थे, एमआरएन, जीआरएन, वो ये सभी था कि सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला प्लान कर कुरा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट देता है कि मेरे को इतना बनाना है और हर एक यूनिट को बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड है, इतना इतना रॉ मटेरियल उसमें लगना चाहिए या लगेगा, राइट? तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल। अब प्रोडक्शन वाला बोलता है ठीक है भाई बना के देता हूं, इसके लिए इसको चाहिए मटेरियल, तो ये किसके पास जाएगा? स्टोर वाले के पास, राइट? स्टोर वाले से जब जाएगा और मटेरियल मांगेगा तो वो अपने साथ में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएगा? मटेरियल रिक्विजिशन। क्या लेके जाएगा? मटेरियल रिक्विजिशन, कि भाई मेरे को मटेरियल दे। इफ मटेरियल होगा तो वो इसको दे देगा स्टोर वाला, और नहीं हुआ देन स्टोर वाला फिर क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन दे देगा। वो बोल देगा कि भाई साहब ये मटेरियल खत्म हो चुके हैं, आप काइंडली मार्केट से खरीद के लाके दीजिए। इज इट क्लियर? अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सप्लायर्स को इनवाइट करेगा, सबसे पहले सप्लायर से कोटेशंस मंगवाएगा, राइट? इनको बोलेगा, कुछ सर्टेन सप्लायर को सिलेक्ट करेगा और वो मेल करके या फोन करके बोलेगा कि आप लोग अपना कोटेशन भेजिए, राइट? फिर कोटेशंस आएगा इसके पास में, कोटेशंस मंगवाया, कोटेशंस आ गया, फिर उस कोटेशन के बेसिस पे वो क्या करेगा? किसी एक सप्लायर को ऑर्डर दे देगा, किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। ऑर्डर प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस होने के बाद में सप्लायर प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, मतलब इट इज नॉट एन एक्चुअल बिल, इट इज अ टाइप ऑफ अ बिल, कॉपी ऑफ अ बिल। मतलब लमसम वैल्यू उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका तरफ से ये ऑर्डर है, हर एक मटेरियल का इतना रुपए हमने चार्ज किया है, ये टोटल वैल्यू आपका बनता है। पहले पूरा पक्का बिल नहीं बनाएगा, एक पेपर में लिखते हैं ना, पेपर में लिख के एक बार स्लिप दे देते हैं, उस स्लिप को ही समझ लो प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। इट इज नॉट एन एक्चुअल इनवॉइस बट इन अ फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस। वो उसको इनवॉइस ही मानो, वो बिल के फॉर्मेट में ही होता है बट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्चुअल बिल। क्लियर है? तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला क्या करता है? उस बिल के बेसिस पे, जो प्रोफॉर्मा बिल है उसके बेसिस पे यदि उसका डिमांड है एडवांस, तो वो एडवांस भेज देगा, और यदि कंडीशन ये है कि मुझे तो 100% पहले चाहिए तो 100% पेमेंट कर देगा। पेमेंट होने के बाद वो सप्लायर क्या करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक्चुअल इनवॉइस मेल कर देगा, उसका अकाउंटिंग हो जाएगा और गुड्स 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 चला जाएगा फैक्ट्री में, राइट? अब सप्लायर ने फैक्ट्री में गुड्स भेज दिया, उसको रिसीव कौन करेगा? स्टोर वाला, राइट? अकाउंटिंग किया इसने, बिल आया इसके पास लेकिन माल आया। अब बिल और गुड्स में रिकंसिलिएशन होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले ने तो एंट्री कर दिया कि हो सकता है आपने 100 केजी का बिल बना के भेजा और 100 केजी का अकाउंटिंग कर लिया, लेकिन क्या स्टोर वाले को 100 केजी मिला? इफ 100 केजी मिला ही नहीं है तो वो क्यों सप्लायर को 100 केजी का पेमेंट करेगा? तो रिकंसिलिएशन होगा। रिकंसिलिएशन के लिए स्टोर वाला उसको क्या भेजता है? गुड्स रिसीव्ड नोट। स्टोर वाला कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को बोलता है यस आई हैव रिसीव्ड द गुड्स, इतना क्वांटिटी मुझे गुड्स मिल चुका है। उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको क्वांटिटी से मतलब है। फिर परचेज वाला बोलता है गुड, मिल गया तो बढ़िया बात है। और कल को कोई भी रॉ मटेरियल रिटर्न करना होगा तो स्टोर वाला डायरेक्ट रिटर्न कर देगा सप्लायर को, डायरेक्ट सप्लायर के एड्रेस में रिटर्न होगा, लेकिन उसके लिए वो अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक भेजेगा गुड्स रिटर्न नोट कि भाई साहब मैंने सप्लायर को ये रिटर्न कर दिया है, अब आप लोग क्या करो, अपने बुक्स में डेबिट नोट मार दो, क्योंकि सप्लायर इज अ क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, जब हमने गुड्स ही रिटर्न कर दिया तो हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे? डेबिट नोट। क्लियर है ये? आई बात समझ में? तो ओवरऑल एक फैक्ट्री के अंदर में इस तरीके से हम मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो आपका जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन।
ये कभी कभार पूछ लेता है। तो बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? प्लानिंग डिपार्टमेंट। और मटेरियल रिक्विजिशन कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा हुआ होता है? एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कितना लगेगा, क्या क्या चाहिएगा, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। वेयर एज मटेरियल रिक्विजिशन में क्या होता है? जस्ट वो मटेरियल जो उसको स्टोर वाले से चाहिए। तो एक तरह से बिल ऑफ मटेरियल तुम्हारा कोटेशन हो गया ना। जो आप लोग बिड फाइल करते हो, जब भी आपको एक प्रोजेक्ट के लिए बिड फाइल करना होता है, तो आप उसमें सारा डिटेल लिखते हो कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या खर्चा लगने वाला है, वो सारा चीज। सो बिल ऑफ मटेरियल एक्ट एज अ कोटेशन, इट कैन बी रिप्लेस्ड एज अ कोटेशन। कभी कभी आपको कोटेशन भेजना हो तो आप अपना बिल ऑफ मटेरियल भेज दो सामने वाला पार्टी को, इक्विवेलेंट ही है। बिकॉज कोटेशन में क्या लिखा हुआ रहता है? सपोज आपको अपना ऑफिस के लिए चेयर्स चाहिए, तो आप कोटेशन में क्या लिखोगे? इस क्वालिटी का चेयर चाहिए, इतना नंबर चेयर चाहिए और इस प्राइसिंग में चाहिए। तो वही चीज तो बिल ऑफ मटेरियल में लिखा हुआ रहता है। इज इट क्लियर? सो बिल ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोटेशन, वेयर एज ये यूज हो सकता है क्या? ये सिर्फ मटेरियल रिक्वेशन हेल्प करता है मुझे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, कि उसने कितना इशू किया, या फैक्ट्री वाले ने कितना, प्रोडक्शन वाले ने कितना यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। वो हेल्प करेगा मुझे एमआरएन, मटेरियल रिक्वेशन नोट के थ्रू हम निकाल लेंगे, टोटल कर लेंगे। एमआरएन की टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना कंज्यूम किया। क्लियर है? तो मटेरियल रिक्वेशन नोट में क्या है? जो स्टोर वाले से प्रोडक्शन वाले ने लिया है, तो जितना प्रोडक्शन वाले ने लिया है वही तो मेरे लिए कंज्यूम्ड है। इज इट क्लियर? फिर बिल ऑफ मटेरियल कैन सर्व द पर्पस ऑफ मटेरियल रिक्वेशन, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कितना कितना मटेरियल चाहिए। बट मटेरियल रिक्वेशन कैन नेवर सर्व द पर्पस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, वैसा वर्सा नहीं है। समझ में आया ये? देन क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल इश्यूड थ्रू एमआरएन। जैसे कि एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो चाहिए, ये हमने बिल ऑफ मटेरियल में लिख दिया। अब प्रोडक्शन वाले ने क्या किया, उसी यूनिट को बनाने के लिए 15 केजी इशू करवा लिया स्टोर से। तो हम चेक कर सकते हैं ना कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन बैठाई थी 10 किलो ही लगना चाहिए, प्रोडक्शन वाला 15 किलो क्यों इशू करवा रहा है? यानी वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। या तो वेस्टेज ज्यादा है या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो वही चीज लिखा, इट हेल्प्स इन क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल इश्यूड थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन नोट। और ये क्या बताता है? इट शोज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स। एक्चुअल में कितना निकाला। बिल ऑफ मटेरियल बोलता है कितना निकालना चाहिए था फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, वेयर एज मटेरियल रिक्वेशन नोट ये बताता है एक्चुअल में आपने कितना निकाला। तो दोनों में जो वेरिएंस है वो हम पता कर सकते हैं। इफ कम निकाला, इफ हमारा क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं, अब प्रोडक्शन वाला आपके पास आता है, प्रोडक्शन वाला आपके पास आता है कि सर आपने तो बोला था 10 किलो में बनाने को, मैंने 7 किलो में बना दिया, शाबाशी दो, बोनस दो मुझे। पता चला 7 किलो में बना तो दिया, क्वालिटी गिरा दिया। राइट? तो ये जो वेरिएंस एनालिसिस है वो कर पाएंगे थ्रू बिल ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सो दिस इज द बेसिक डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। समझ में आया ये? ठीक है। इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले आया हुआ है, भरोसा नहीं है फिर से आ जाए। ठीक है, आपके कंपाइलर में रहेगा यूजेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल बोल के, तो आप लोग वो भी लिख के रखो। जब मैं आपको कंपाइलर दूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वहां पे थोड़ा सा बड़ा लेंदी करके आंसर हो सकता है, बट स्टिल अपने को शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे यूज करता है बिल ऑफ मटेरियल को। Bill of material, it is a document containing complete information. It is a document, it is a document containing complete information required to, it is a document
containing complete information required to complete a job or work order. एक काम को खत्म करने के लिए क्या क्या कितना कितना चाहिएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन होता है बिल ऑफ मटेरियल में. एक तरह से मैं बोलता हूँ मास्टर होता है. कोई भी चीज का मास्टर होता है ना, जिसमें सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है, तो वो है बिल ऑफ मटेरियल. बिकॉज अब ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है. अब जो भी कंसेप्ट मटेरियल में, वो थ्योरेटिकल से थोड़ा सा ज्यादा है. एक बार रिफ्रेश करो तो ज्योति शायद, और बैकएंड में जितना भी ऐप वगैरह कुछ चल रहा होगा तो उसको बंद करके देखो. कोई भी पॉइंट में डाउट है तो पूछना. मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इसलिए पढ़ा सो दैट अब क्लैरिटी हो कि बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्वेशन होता क्या है, कौन इशू करता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है. सो जब आप ये आंसर 2-3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा.
रीड करो और देखो, कुछ डाउट है तो। लिख लिया सब कोई? लास्ट में लिखो। इस चैप्टर का टू डू लिस्ट जो था उसमें क्या क्या पेंडिंग है? ऑन द बेस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, इन्वेंटरी हो गया, डिवीजन एनालिसिस होती है, इन्वेंटरी स्टॉक इक्वल हो गया, इनका वर्सेस स्टॉक, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टाइप ऑफ कॉस्ट, कंपाइलेशन हुआ। ठीक है, एक कंसेप्ट है उसमें देखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, नाम में लिखा हुआ है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसको हम लोग डिमांड पुल या पुल थ्रू मेथड भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या कंसेप्ट बोलता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। ये बोलता है कि आप इन्वेंट्री तभी ऑर्डर करो जब आपको प्रोड्यूस करना है, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ना तो पहले से ऑर्डर करके रख के रखो, जब आपके पास प्रोडक्शन का ऑर्डर आएगा उसी टाइम आप इन्वेंट्री लेके आओ और प्रोड्यूस करके दे दो, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, बोलता है कस्टमर को तभी गुड्स दो जब उसको नीड है, आप खुद से चला के एक्स्ट्रा देके मत आओ। जब कस्टमर को नीड है तभी उसको गुड्स डिलीवर करो, जब आपको प्रोडक्शन करना है तभी आप इन्वेंट्री मैनेज परचेज करो, उसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। राइट, बेसिकली ये बहुत, हाँ हाँ, जैसे एसेसरीज या फिर मॉडिफाइड कार्स वगैरह में आपने देखा होगा, कुछ कुछ शॉप्स ऐसी होती है जब आप जाते हो तब वो फिर वो मटेरियल खरीद के लाते हैं मार्केट से और आपका सामान बना के देते हैं। राइट, दैट मींस दे आर फॉलोइंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो पहले से खरीद के नहीं रखते। यदि पहले से खरीद के रखेंगे तो ब्लॉकेज ऑफ फंड हो जाएगा, और उस इंडस्ट्री में हो सकता है आइडिया ही नहीं है कि भाई कौन सा कस्टमर कौन सा मॉडल के लिए आएगा, तो वो क्या करते हैं, स्टॉकिंग नहीं करते। कस्टमर आया, वेरी गुड, अभी कस्टमर को चाहिए तो अभी जाएंगे, खरीदेंगे, उस सामान को बनाएंगे और आपको दे देंगे, दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। राइट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओवरव्यू समझ में आया? तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या बोलता है, मटेरियल शुड ओनली बी परचेज्ड व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। पहले से खरीद के मत रखो, जब आपको एक्चुअल में प्रोडक्शन करना है तभी आप मटेरियल को खरीदो,
दो प्रिंसिपल पे चलता है, एक तो परचेज गुड्स ओनली व्हेन रिक्वायर्ड एंड डिलीवर गुड्स टू कस्टमर ओनली व्हेन दे वांट। उससे पहले नहीं, ना तो पहले कस्टमर को दो, ना ही आप पहले से बना के रखो। इस दो प्रिंसिपल पे ये चलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। On the basis of demand, production process starts and the requirement for raw material is sent to the purchase department. इसका मतलब ये थोड़ा सा स्लो है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑर्डर आया है तब आपको प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल तो पहले से है नहीं, पहले परचेज डिपार्टमेंट खरीद के देगा तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना। तो ये छोटा इंडस्ट्री जहां पे कस्टमर वेट करने से हमारा रेपुटेशन को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वहां ये काम आता है। ठीक है, पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स जहां पे है वहां पे ये काम आ जाएगा, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर है? जैसे कि हलवाई लोग जो काम करते हैं, इट्स प्योरली जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहले कोई भी हलवाई को देखा है कि सीजन आने वाला है, पहले से सामान और लेबर रख के रखता है, पहले उसको ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, अच्छा ठीक है इस पार्टी का काम करना है, फिर वो सारा चीज खरीदता है ना, और जब कस्टमर को चाहिए होता तभी वो बना के देता है। दैट इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
क्लियर है? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, अब छोटा छोटा देखो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और जो है जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए 4 तरीका था, उसमें वन ऑफ द वे वाज रिलेटिव क्लासिफिकेशन, जैसे कि एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस। ठीक है, तो वो सब एक है। एबीसी में हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा ए कैटेगरी प्रोडक्ट है, ये बी कैटेगरी और ये सी कैटेगरी प्रोडक्ट है। यानी आप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, एक होता है पैसे सिर्फ, मतलब महंगा प्रोडक्ट है, महंगा रॉ मटेरियल है, तो कभी कभी आप सिर्फ उसको ए कैटेगरी मान लेते हो। कभी कभी आप क्या करते हो, महंगे के साथ साथ वो सबसे ज्यादा यूज में भी आता है, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बनना उसका की इंग्रेडिएंट है वो, तो वो आपका ए कैटेगरी बन जाता है, फिर बी कैटेगरी और फिर सी कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे स्टोर में क्लासिफाई करके रखते हैं एबीसी। जैसे आप लोग क्या करते हो अपने उसके अंदर, वार्डरोब में भी तो एबीसी कैटेगरी चलता है आप लोग का, ऊपर से चलता है ब्लेजर्स वगैरह प्रॉपर वे में है, फिर नीचे आता है थोड़ा फॉर्मल्स वगैरह, फिर थर्ड रो में आता है तुम्हारा नाइट वेयर। ए बी सी कैटेगरी आप करके रखते हो। ठीक है, वैसे ही और एक तरीका होता है, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। राइट, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, यानी जो सबसे ज्यादा डेली यूज होता है। एक होता है कभी कभी, और एक होता है नॉन मूविंग टाइप का। नॉन मूविंग मतलब बहुत टाइम से ऐसे पड़ा है, यूज हो ही नहीं रहा है। उस कैटेगरी में आप क्या करते हो, गुड्स को क्लासिफाई कर देते हो, रॉ मटेरियल को क्लासिफाई कर देते हो। इज इट क्लियर? देन एक होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल मतलब जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो तो जरूरी है ही है। एसेंशियल्स का मतलब उसके साथ साथ ये सब में मिल जाए तो थोड़ा और बेटर वे में जी सकते हैं। डिजायर्स, वाइटल और एसेंशियल पूरा हो चुका है, वो तो सब एड ऑन्स है। नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ रुक जाएगा या मेरा फैक्ट्री रुक जाएगा। इज इट क्लियर? वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। जैसे कि आप लोग का बिस्किट फैक्ट्री, नॉर्मल बिस्किट बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, मैदा, चीनी, दूध, पानी और क्या कुछ समथिंग, यही बेसिक है। दीज आर वाइटल। ठीक है, एसेंशियल क्या होगा, चॉकलेट चिप, वो डिजायरेबल में चला गया। ठीक है, एक बात करते हैं, एक हॉस्पिटल के लिए वाइटल क्या है? यस, ऑक्सीजन वगैरह, बेड वगैरह। ठीक है, एसेंशियल हॉस्पिटल में नहीं। हाँ, देखो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में वाइटल होता है बैंडेज वगैरह। ठीक है, बेसिक मेडिसिन, अचानक से इमरजेंसी आ गया तो वो। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल में है ऑक्सीजन सिलेंडर। डिजायरेबल मतलब कहीं ना कहीं यदि इन हाउस ही मेरा एक्सरे वगैरह सब कुछ हो, दैट इज डिजायरेबल। एक्सरे वरना बाहर करने जाएगा, वरना तुरंत इन हाउस ही हो जाएगा ना। राइट, तो ये हो गया डिजायरेबल। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, व्हाट इज वाइटल, व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज डिजायरेबल। इज इट क्लियर? देन तो ये 3 तरीका है जिस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को क्लासिफाई कर सकते हो। क्या ये तीनों तरीके एक ही फैक्ट्री में लग जाते हैं क्या? पॉसिबल तो नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एक हो गया एबीसी। एबीसी में आप क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज आप उसको क्लासिफाई करो, ये मेरा ए कैटेगरी प्रोडक्ट है, ये मेरा बी कैटेगरी और ये मेरा सी कैटेगरी है। और कभी कभी हम मूवमेंट के हिसाब से, ये मेरा फास्ट मूविंग है, ये मेरा स्लो मूविंग है और ये मेरा नॉन मूविंग है। जैसे कि आप ये जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर वाले देखते हो ना, ग्रोसरी स्टोर में कुछ कुछ प्रोडक्ट तो बहुत अंदर तक पड़े रहते हैं, यानी वो नॉन मूविंग। कुछ स्लो उसके आगे रखेंगे, और जो फास्ट मूविंग है उसको उन लोग अपने आसपास रखते हैं, क्योंकि पता है कस्टमर आते ही वही डिमांड करेगा। दैट इज फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। फटाफट जो मेरे प्रोडक्शन वाला मांगता रहता है, ठीक है, वो हो गया मेरे लिए फास्ट मूविंग। और जो प्रोडक्शन वाला कभी कभी मांगता है वो मेरे लिए स्लो मूविंग। रेयरेस्ट एक्सट्रीम सिनेरियो में वो एक टाइप का कोई रॉ मटेरियल मांगेगा, दैट इज नॉन मूविंग। या मांग ही नहीं रहा है, बंद ही हो गया, अब बनता ही नहीं है, यूज में ही नहीं आता है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन मूविंग रॉ मटेरियल। क्लियर है? देन वीईडी, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। लास्ट, हाई, मीडियम एंड लो, महंगा, सस्ता, उससे सस्ता।
जो सबसे महंगा चीज है उसको हम हाई कैटेगरी में रखेंगे, जो सबसे महंगा है उसको मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, और जो सबसे सस्ता है उसको अपन क्या करते हैं, लो लेवल कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस भी बहुत जन, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ज्यादातर कहने से कहां होता होगा, मोबाइल स्टोर, मोबाइल स्टोर कैटेगराइज करते हैं, आईफोन को बड़े प्यार से रखते हैं, उसके बाद ओप्पो वीवो, और उसके बाद कीपैड फोन, हाई मीडियम लो, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इन्वेंट्री, राइट? क्लियर है, आई बात समझ में? तो दीज आर द फोर कैटेगरी जिस तरीके से हम लोग रिलेटिव क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एबीसी यूज कर लो। एबीसी में क्या हुआ कि वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज चेक करना, ठीक है? आपका जितना भी टोटल इन्वेंट्री है उसका मैक्सिमम वैल्यू कोई एक आइटम कवर कर रहा है, ठीक है? 50%, 60%, 70% तो वही कवर कर रहा है, लेकिन यूजेज वाइज कम है। या फिर 100 क्वांटिटी है, 100 में से 70% तो वो एक रॉ मेटेरियल ही मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है? बट टोटल टोटल वाइज वो वैल्यू उतना नहीं रख रहा। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, उसका रिलेटिव क्लासिफिकेशन करते हो, एबीसी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले आप ये चार्ट बनाओ सो दैट यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, इस पर कभी देखा नहीं गया आज तक, बट स्टिल आपको बस बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं है वैसा। तो मैंने पहले ही बोला था आपके पास इस पूरे चैप्टर में 3 सेगमेंट है जहां से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्या था, लैंडिंग प्राइस वाला, दूसरा ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स, एंड तीसरा स्टोर लेजर। बस यही 3 मेजर आपके प्रैक्टिकल पार्ट है, बाकी जितना भी आप कर रहे हो उसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल है, राइट? ए बी सी कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई करेंगे कि टोटल जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है उसका हो सकता है 10% ही है इन नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स नंबर्स, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 70% कवर कर रहा है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का, मतलब वो ए कैटेगरी होगी। जैसे कि घर पे केसर क्वांटिटी वाइज सबसे कम, बट वैल्यू वाइज तो काफी कुछ कवर कर लेता है। इज इट क्लियर? तो वो हो गया ए कैटेगरी। चाहे यदि मैं केसर की बात करूं तो विल बी टर्न्ड एज ए कैटेगरी गुड्स, वेर एज बी कैटेगरी क्या आ जाएगा उसमें,
चीनी, ठीक है। चाय पत्ती और दूध बेसिकली सी कैटेगरी में आ गया, उसके बिना तो ना बनेगा। चाय पत्ती और दूध तो चाहिए, लेकिन चीनी के बिना हो जाता है या फिर कम ही लगता है, और सस्ता भी है, इतना महंगा भी तो नहीं है, राइट। तो बी कैटेगरी में क्या हो गया, इट कंसिस्ट रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट आइटम्स, जैसे 20% ऑफ द टोटल आइटम, जितना टोटल आइटम है उसका 20% वो इन नंबर्स इन क्वांटिटी कवर कर रहा है, एंड वैल्यू वाइज भी उतना ही कवर कर रहा है, मिड रेंज में है वो। एंड सी कैटेगरी में क्या है, आइटम वाइज सबसे ज्यादा है वो, नंबर्स ऑफ आइटम ज्यादा लगेगा, बट वैल्यू वाइज सबसे सस्ता है। वैल्यू वाइज वो सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% ही है, लेकिन इन नंबर्स काउंट करने जाओ तो बहुत ज्यादा है वो, इन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, उसको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। ए कैटेगरी में तुम अपने ब्लेजर्स भी डाल सकते हो, सूट्स ब्लेजर, ठीक है। तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं उतने इक्विवेलेंट तो सूट या ब्लेजर होंगे नहीं, ठीक है, उसका टोटल का 10 या 20% ही है, लेकिन वैल्यू वाइज वो तुम्हारा सबसे महंगे प्रोडक्ट है, तो ए कैटेगरी में डाल दिया। फिर जो रेगुलर कैजुअल वियर है वो मिड में आ गए, एंड देन तुम्हारा सी कैटेगरी में नाइट नाइट वेयर आ गया तुम्हारा। अमीर ज्यादा रईस ज्यादा की बात अलग है। हम्म, एक क्वेश्चन तो करना है एबीसी के ऊपर में, बाकी जो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, इसके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वीडी के ऊपर में थ्योरेटिकल पार्ट लिख के रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, तो वहां आपको काम आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है पहले। एबीसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर एक ही प्रैक्टिकल पार्ट अपने पास बचता है, दैट इज स्टॉक आउट। स्टॉक आउट सिनेरियो क्या होता है, डिमांड है, ऑर्डर है, बट हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक आउट। उस सिचुएशन को बचने के लिए क्या एवरी टाइम हम हमारे पास इन्वेंट्री रखे क्या, वो एक क्वेश्चनेबल है, बिकॉज एवरी टाइम रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट लग रहा होगा, अब पता नहीं वो ऑर्डर कब आएगा, तब यूज होगा। तो आपको पूरा साल में सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि एक साल में आप कितनी बार स्टॉक आउट चले जाते हो। इफ हाई नंबर ऑफ चांसेस में आप स्टॉक आउट जा रहे हो, तब आपको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कभी कभार है, वंस इन अ ब्लू मून, उसके लिए मैं क्यों कैरिंग कॉस्ट बढ़ाऊं, उसके लिए वो चलेगा, कोई बात नहीं, उपाय नहीं है, बिकॉज हम 100% कस्टमर का नीड तो फुलफिल नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन से थोड़ा और समझते हैं कि एबीसी के ऊपर कल को गलती से क्वेश्चन आ गया, लीस्ट चांसेस, क्योंकि आपका जो कैटेगरी आना था वो आपने कर लिया, बट स्टिल
आपका स्टडी मेट कवर करता है तो हमें भी कवर करना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। मतलब यस आपको इतने सारे आइटम बता दिए और आपको बताना है कि कौन सा ए कैटेगरी में होगा। सॉरी, कौन सा ए कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बी कैटेगरी में जाएगा और कौन सा सी कैटेगरी में आपको दिखाना चाहिए। अब देखो आपके स्टोर में टोटल 10 आइटम है, अलग अलग, सॉरी 12 आइटम है, और हर एक का यूनिट्स बता दिया कितना कितना यूनिट्स है, और हर एक का यूनिट कॉस्ट भी बता दिया, एक यूनिट को खरीदने में कितना पैसा लगता है। तो हम ओवरऑल आइटम नंबर 1 का टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, है ना। टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं सबसे पहले। क्या चीज, एक क्यों निकालेंगे, टोटल का मतलब तो मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ एक आइटम का, हाँ एक आइटम का, इंडिविजुअली हर एक आइटम का हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। निकालो तो कितना कितना है, ऐसे ही बताओ मेरे को कैलसी में। ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है हमने इन्वेंट्री में। थ्री 355,700 ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, और टोटल स्टोर में कितना यूनिट्स पड़ा है। दो लाख 19,000, ठीक है। इतना टोटल यूनिट्स। अब मुझे एबीसी में क्लासिफाई करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट वाइज कितना परसेंटेज हो रहा है और वैल्यू वाइज कितना परसेंटेज है, राइट। तो ओवरऑल इतना यूनिट्स यूज करता हूं मैं ये, तो आइटम नंबर 1 मेरे टोटल यूनिट्स का कितना परसेंटेज कवर कर रहा है। इफ मैं इतना टोटल यूनिट्स यूज करने वाला हूं, तो मेरा आइटम नंबर 1 जो है वो मेरे टोटल यूनिट्स का कितना परसेंटेज है। 3.196 पकड़ लिया। आइटम नंबर 2 मेरे टोटल यूनिट्स का कितना परसेंटेज कवर कर रहा है। हाँ 24,000 डिवाइडेड बाई 2,19,000 इंटू 100। हम्म 10.959%, 0.68%,
600 0.27%। हाँ ठीक है, 274 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लेना है तो। 0.17 चलो 17.3 18.26 27.31 1.36 0.136 13.2 5.2 5.2 1.87 टोटल तो 100 आएगा जैसे जैसे राउंडिंग करके। अब देखो क्वांटिटी वाइज देखो, क्वांटिटी वाइज देखो तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका लगता है मेरा, ये वाला। बट वैल्यू वाइज उतना नहीं होगा ना, सस्ता है तो इसका थोड़ा इधर उधर भी हो जाए, गिर जाए, खराब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, सस्ता है, राइट। इसीलिए हम एबीसी में कैसे क्लासिफाई करते हैं, वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा, क्वांटिटी वाइज हो सकता है वो मेरा कम लग रहा हो, है ना। अब वैल्यू का परसेंटेज भी तो देखना पड़ेगा, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज कौन सा आइटम के लिए लग रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट 9.83% रुपीज मेरा आइटम 1 में लग जाता है, 20.23% पैसा तो बी में चला जाता है, आइटम नंबर 2 में। यही तरीका है एबीसी में क्लासिफाई करने का। करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे क्लासिफाई करें, ये तो आपने पता कर लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है कि कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा लग रहा है कौन से आइटम के लिए, कौन सा आइटम कितना परसेंटेज कवर कर रहा है टोटल यूनिट्स में जो तुम्हारे स्टोर में रखा हुआ है। जो ज्यादा है जैसे जो कम है वो एक कैटेगरी होगी, कैसे करेगा, अपन एग्जांपल जो लिए कैटेगरी कुछ का 10% ऑफ टोटल आइटम, हाँ, एंड 70% इन्वेंटरी वैल्यू, हाँ, तो हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट में 70% ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू कहाँ है, नहीं ये तो मैं ऐसे कैटेगरी करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जो है, हाँ, आर्बिट्री होता है वो कोई फिक्स नहीं है, वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है। एबीसी तो हम बिजनेसमैन अपने हिसाब से करता जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आप करोगे कैसे, अब यहाँ पे हमारी एजम्पशन चलेगी, ठीक है। वी विल अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, पहले वैल्यू वाइज देखते हैं। वैल्यू वाइज मैंने एक कैटेगरी, देखो मेरा टोटल ओवरऑल देखूं 35,000 72 15 13 257 20,000, तो यानी ऑन एन एवरेज 50,000 से ऊपर के आइटम बहुत कम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, एग्जाम में आप अपने हिसाब से कर सकते हो
एंड एग्जाम में यदि क्वेश्चन खुद ही बता दिया इस कैटेगरी से लेके इस रेंज तक ए कैटेगरी मानना है, इस रेंज से लेके इस रेंज तक बी कैटेगरी, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एजम्पशन लेंगे, क्या लेंगे, 50,000 एंड अबव इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी लगा हुआ है वो मेरे लिए ए कैटेगरी है। ऐसी हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, कुछ भी ऐसा है नहीं कि यही लेना होता है क्या एबीसी में, नहीं भाई आपकी मर्जी, आपका बिजनेस है, आपको पता होगा कि पैसा का वैल्यू क्या है। तो आपको लगता है कि मेरे 50,000 रुपए से ऊपर में जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मेरे लिए ए कैटेगरी गुड्स है। फिर मुझे लगता है कि 15,000 से लेके 49,999 रुपीज मैंने किसी भी आइटम में इन्वेस्ट किया है तो वो मेरे लिए बी कैटेगरी। एंड इफ मैंने बिलो 15,000 कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है तो वो मेरी सी कैटेगरी में चली जाएगी। हाइपोथेटिकल है, इसीलिए तो अभी तक पूछा नहीं, थियोरिटिकल बना रहा, और जिस दिन पूछेगा तब वो आपको स्केल बना के देगा, खुद स्केलिंग करके ही देगा वो, इतना से इतना वैल्यू को ए में मानना है, इतना से इतना वैल्यू को बी में मानना है, इतना से इतना वैल्यू को सी में मानना है, राइट। अब हमें ये समझ में आ गया 50,000 एंड अबव होगा तो वो ए कैटेगरी जाएगा मेरा, राइट। तो कैसे करेंगे, 50,000 एंड अबव कितना है, आइटम नंबर 2 11, ये भी तो था 5, और कोई, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये 3 है जो 50,000 से ऊपर की वैल्यू के हैं, ठीक है कोई बात नहीं। देन 15,000 से लेके 50,000 के बीच में 1 3 4 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 12, ये 4 आ जाएंगे, बाकी सारे मेरे आ जाएंगे यहां। क्लियर है, यानी 50,000 से ऊपर में मेरे 3 आइटम है, आइटम नंबर 1, सॉरी आइटम नंबर 2, 5 एंड 11, जहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट 50,000 से ज्यादा है। क्लियर है, इन सारे आइटम तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अब इस ए कैटेगरी में भी तो मुझे रैंक देना पड़ेगा, माना ये सारे मेरे लिए वैल्यूएबल है, लेकिन इसमें भी तो मुझे रैंकिंग करनी पड़ेगी। कैसे रैंकिंग करूं, परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम, क्योंकि वैल्यू तो कर ही लिया हमने। अब परसेंटेज कहां पे परसेंटेज कहां ज्यादा लग रहा था, वैल्यू वाइज ही कर लो, परसेंटेज निकाला था ना ये वाला 22, आपने आइटम नंबर ए में, सॉरी ए कैटेगरी में 50,000 एंड अबव वाले गुड्स डाले, जिसमें 3 आइटम आ रहा है, एक है आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 5 एंड आइटम नंबर 11। अब इस तीनों को हायरार्की में बैठाना पड़ेगा, तो जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वही तो तुम्हारा ए कैटेगरी हो जाएगा, ए कैटेगरी में भी रैंक 1। तो यानी मैं ऐसा बोलूं, तुमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां कर रखा है, 22.95% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। यदि तुम कंपेयर करो 2, 5 और 11 को, देखो ये है आपका 2, 5, 11, ये ए कैटेगरी के थे, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां है, तो ये मेरा ए कैटेगरी में रैंक 1 आ गया। क्लियर है, ए कैटेगरी में हम लोग इसको क्या करेंगे, रैंकिंग 1 दे देंगे। हाँ अभी क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे ना, वैल्यू वाइज एंड यूनिट वाइज सबसे कम होगा वो, देखना तुम, देखो वैल्यू वाइज तो 1 रैंक मिला इसको, लेकिन परसेंटेज वाइज सिर्फ 5% ही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैल्यू वाइज रैंक 2 किसको दे रहे हो आप, इसको, लेकिन परसेंटेज देखो 5 पॉइंट से ज्यादा है ना, यही तो था ए बी और सी में। अब ए कैटेगरी में आप रैंकिंग दे रहे हो,
तो नंबर 3 ये रैंक मिल जाएगा। ये हो गया एक कैटेगरी का काम। एक कैटेगरी में मेरे 3 आइटम है, जिसमें से रैंक 1 देंगे हम आइटम नंबर 11, रैंक 2 देंगे हम लोग आइटम नंबर 2, और रैंक 3 मिलेगा आइटम नंबर 5। क्लियर है? अब बी कैटेगरी में कितने हैं? 1 3 6 12। ये बी कैटेगरी हो गया। ये सब ए कैटेगरी था, रेड वाला जितना भी था वो ए कैटेगरी, ग्रीन वाला जितना भी वो सब बी कैटेगरी, और ये सी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी में भी कितने आइटम है? 4। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, रैंकिंग वाइज? 1 का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, राइट? तो इसको मिल जाएगा रैंक 1। बेसिकली रैंक 1 तो नहीं, हायरार्की में जाएंगे तो रैंक 4, देन इसको रैंक 5, फिर रैंक 6, ये हो गया रैंक 7। रैंकिंग दे दिया हमने। एंड देन अब सी कैटेगरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 आइटम, जिसमें सबसे पहले हम किसको देंगे? हम्म 4, फिर 7, 10 आएगा ना? ठीक है, फिर ये हो गया रैंकिंग। इस तरीके से जाके एबीसी एनालिसिस क्लासिफाई होता है। यानी कल को आपको फैक्ट्री में बोला कि ये सारा हमारे पास इतना इन्वेंट्री है अलग अलग आइटम का, और इतना इतना पैसा हमने लगा रखा है, तो फिर आपको बोलेगा सर यार इसको एबीसी वाइज क्लासिफाई करवाना है हम लोग को, तो कैसे करोगे? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ एबीसी बनाना पड़ेगा। समझ में आया? पहले आपने क्या किया, परसेंट, आप देखो ये कॉलम नहीं भी बनाते हो लेकिन ये इंटरप्रिटेशन के लिए चाहिएगा। परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम ये निकाला, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला, देन हाइपोथेटिकल एक हमने क्या किया, बेंचमार्क सेट कर दिया कि 50,000 से ऊपर है तो मेरा ए कैटेगरी, 15,000 से लेके 50,000 तक बी कैटेगरी, एंड बिलो 15,000 कोई भी आइटम हुआ तो मेरे लिए सी कैटेगरी। ये हाइपोथेटिकल है, ये कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ये बिजनेसमैन अपने हिसाब से डिसाइड करता है, और एग्जाम में आप अपने हिसाब से करोगे, उससे पहले ही शायद एग्जामिनर आपको पैरामीटर बता देगा। क्लियर है? कभी भी खुद से नहीं, और जहां पे खुद की एजम्पशन है वहां चेकर चेक कैसे करेगा? हजारों एजम्पशन हो सकती है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? इस तरीके से पूरा टेबल बनेगा और फिर रैंक्स हो जाएगी। बता रहा हूं मैं, पहले ये टेबल बनाया, ठीक है, नॉर्मल अभी आपने यही कैलकुलेशन बताया था, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, देन यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट, ये सब सारा क्वेश्चन से उतारा है, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला, ये रैंकिंग बाद में भरा है लास्ट में। कैसे? सबसे पहले अज्यूम किया बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, 50,000 से ज्यादा, 15 से 50 एंड बिलो 15,000, ये अज्यूम करने के बाद हमने डिसाइड किया इस तरीके से। और इस तरीके से आप इसको पूरा फिल कर दोगे यहां पे। कर पाओगे सेल्फ? दिमाग में सेट हुआ? हाँ, पैरामीटर लिख लो। ये पैरामीटर लिख लो, फिर एक वीडी का थ्योरी लिख लो, फिर स्टॉक आउट बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट क्लास में अपना स्टडी मेट पूरा कवर अप हो जाएगा।
फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। अज्यूम लिख दिया मतलब हाइपोथेटिकल है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहते तो आप ये भी बोल सकते थे 70,000 से ऊपर का जो भी आइटम है वो मेरे लिए एक कैटेगरी है, राइट। हम्म हम्म वो होमवर्क रहेगा आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क रहेगा, ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर्स पे वो। और अच्छा बात क्या उसमें शायद बोला भी है। हाँ वही फिर से हाइपोथेटिकल, इसमें तो बहुत वो है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, इसलिए अभी तक बेचारा एबीसी को पूछ ही नहीं रहा। थ्योरी में पूछता है थोड़ा बहुत, ज्यादा प्रैक्टिकल में इतना नहीं है। वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये पूछता है बहुत बार। वीडी एनालिसिस, एक्सप्लेन वीडी एनालिसिस, 4 मार्क। हाँ हाँ ये थ्योरी। क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, वाइटल कौन सा प्रोडक्ट को बोलेंगे, एसेंशियल किसको बोलते हैं और डिजायरेबल किसको। वाइटल कौन सा हो गया, जिसकी अनअवेलेबिलिटी से मेरा पूरा फैक्ट्री रुक जाएगा, काम ही नहीं चलेगा, उसको हम वाइटल बोलते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, हमारा डेली खाने के लिए दाल चावल रोटी आटा, वो सब मेरे लिए क्या है, वाइटल। एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स हो गया जिसके नहीं होने से आपका क्वालिटी थोड़ा सा गिर सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर में एक्सरे आप बाहर से करवा के लाते हो, वही यदि डॉक्टर का इन हाउस एक्सरे है तो वो ज्यादा रिलायबल होगा ना, उसको लगेगा कि हमारी खुद की मशीन से होके आया तो प्रॉपर ही है। लेकिन किसी थर्ड पार्टी से होके आता है तो उन लोग को थोड़ा सा डाउट रहता है ना। तो दैट इज एसेंशियल, जिसकी अनअवेलेबिलिटी आपका क्या करेगा, थोड़ा सा क्वालिटी को गिरा देगा। खाने के साथ सलाद मिल जाए तो आपका प्रोटीन लेवल और बढ़ जाएगा ना। बेसिकली दाल चावल ठीक है, बेसिक है, वाइटल है, इसके बिना तो जी नहीं सकते, दाल चावल पानी। लेकिन तीसरा उसके साथ सैलेड और कर्ड भी मिल जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, दैट इज एसेंशियल। और डिजायरेबल तो छोड़ ही दो फिर, खाने के बाद गुलाब जामुन मिल जाए, उसके साथ पापड़ मिल जाए, अचार मिल जाए, ये सब आपके डिजायर्स है, जो नहीं होने से भी आपके प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भयंकर भयंकर, हर लेवल की सोच के लिए एग्जाम्पल बन सकता है इस पे। हाँ नहीं यार ऐसे नहीं है, तो सब जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। डेली कंजम्पशन वाला तो नहीं, बट वो आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के हिसाब से बोल सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स वाइटल होता है, एसेंशियल जैसे कि एक्सरे मशीन वगैरह, पेन पेन किलर्स वगैरह। और डिजायरेबल का मतलब हो गया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि उसके साथ साथ पोर्टेबल चार्जर भी दे दे तो इट इज डिजायरेबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पोर्टेबल चार्जर नहीं बना रही तो उसका प्लांट ही रुक जाएगा। रीऑर्डर लेवल, वाइटल के लिए तो रीऑर्डर लेवल बनाते हैं वरना तो फैक्ट्री रुक जाएगा।
अच्छे से एटलीस्ट 40-45 मिनट्स भी दे दोगे स्टडी मेट को, पूरा मटेरियल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अभी तक जितना किया है। बिकॉज जब अपन कंपाइलर सॉल्व करेंगे तब मैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा कि पीछे जाओ देख लो कैसे करते थे। जैसे आर्यन के लिए सूर्यास्त होते जो चाहिए वो उसके लिए वाइटल आंख। फिल्म मिला के इससे साबित होता है जिसका इमेज होता है उसी का बिगाड़ सकता है। एक बार मजाक उड़ा है, मजाक तो उसको उड़ाएगा ना, उसमें कुछ होगा तब तो। मस्ती होना चाहिए बस। ऑलवेज बी स्पोर्टी। वाइडर जो डिजाइनर जो चीज है वो कुछ कभी-कभी सीजन वाइज डिपेंड करता है। हाँ। बट हम लोग पूरे साल को ध्यान में रख के वैसा कुछ करते हैं। यदि तुम्हारा इंडस्ट्री सीजन बेस्ड इंडस्ट्री है तो बात ही अलग हो गया। जैसे अभी अंबानी जी का ले लो, वाइटल है शादी दोनों का, छोटा हाथी और उसका शादी होना जरूरी। तो शादी होना इज वाइटल, तो उसके लिए पंडित जी चाहिए, फूलमाला चाहिए, वो सब चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ में एसेंशियल्स में क्या है, चलो खाना तो रखेगा लेकिन थोड़ा आइटम बढ़ा दो, थोड़ा मिठाई का आइटम बढ़ा दो, चलो एसेंशियल हो गया। डिजायरेबल इज लाइक कि जस्टिन बीबर को 83 करोड़ देना। वो सब डिजायर्स है। वो नहीं भी आता तभी भी उनका शादी हो जाता। बमचम का जो ऐड किया जस्टिन बीबर। क्लियर है? तो कल इसके आगे करके इसको रैप अप करेगा, फिर इसके बाद एक बार अपना कंपाइलर आ जाए उसके बाद उसको भी लेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।